बहुत-बहुत स्वागत है ट्रैवल जुनून में। नमस्कार टशी दिलेक जी, जी। धन्यवाद। जी। तो सर देखिए जिमीथांग हम आए हैं लेकिन जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो गाँव के नाम होते हैं थोड़े अलग होते हैं। यहाँ पर गाँव और जो लोगों के नाम हैं काफ़ी अलग होते हैं। तो आप ये बताइए कि जिमीथांग का मतलब क्या है? जिमीथंग यानी ये 2 शब्दों से जोड़ा गया है। एक ये तिब्बतन शब्दों में कहा जाए तो जिमी जिमी यानी भालू, भालू यानी सैंड हुँ, आपका। हुँ, तो थंग माने जो समतल जगह हुँ, होता है, जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि प्लेन। तो रेत का एक भंडार, रेत का एक समतल हुँ, जगह को हम जिमीथंग कहते हैं। हुँ, और एक नाम दूसरा भी है जिमीथंग को छोड़ के, यहाँ के अपने भाषा में पंगचिन बोला जाता है। हुँ, पंगचिन मीन्स हमारे यहाँ पर पाप रहित जिमीथंग यानी पाप मुक्त है। यहाँ हुँ, के लोग पाप बिल्कुल पाप से बहुत दूर है। इन लोग एक कीड़ा तक को मरना ही बहुत पाप समझते हैं। यहाँ के लोग पूरा करुणा से भरा रहता है हुँ, और यहाँ के लोग का सभी लव एंड कंपैशन से मतलब भरा रहता है। तो पाप से बिल्कुल इन लोगों ने यहाँ पर आप शिकार भी नहीं कर सकता है और यहाँ पर आप फिशिंग भी नहीं कर सकते हैं। अगर पकड़ा जाए तो 50,000 फाइन भी है और ना ही आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पाप मुक्त पाप रहित एक हमारा ये जगह है जिमीथांग कहा जाता है। दोस्तों सर ने लव एंड कंपैशन की बात कही लेकिन मैं आपको बताऊँ वो ये बातें सिर्फ़ जिमीथांग में नहीं, हम तवांग से ही जिन भी लोगों से हम मिले हैं आपको बताऊँ लव एंड कंपैशन से भरे हुए लोग हैं और ऐसा लग रहा है कि हम एक अलग दुनिया में आ गए हों। उन लोगों का नेचर ऐसा है जैसे एक बच्चे का नेचर होता है ना स्वभाव जो एकदम छल, कपट, लोभ, लालच से दूर, कोसों दूर, ऐसा स्वभाव है यहाँ के लोगों का और इनसे हम सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए। सर हमारा अगला सवाल ये है कि आपके जो आपका गेस्ट ये होम स्टे है, सर का एक होम स्टे भी है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर लोकेशन पर है, यहाँ न्यामचांगचू नदी बह रही है बगल से। तो सर न्यामचांगचू नदी के बारे में थोड़ा समझाइए हमें? नामजांगछू जो ये पहले से ही मतलब यहीं पर हमारा बह रहा है। नामजांगछू ये बहुत बड़ा जो नदी को हम लोग न्यामजांगछू कहा जाता है, छू मीन्स पानी, तो न्यामजांग मीन्स बहुत बड़ा जो नदी हमारे जिमीथांग से होके बहता है। ये तिब्बत से होके आता है और हमारे जिमीथांग को पार करता हुआ ये जिमीथांग एक खूबसूरत हमारा नामजांगछू का वजह से भी हमारा जिमीथांग जो बहुत खूबसूरत बनता है। तो इसी के बाद यहाँ हमारे यहाँ से होता हुआ हमारे जो पड़ोसी जो गाँव है उनको छूता हुआ निकल जाता है भूटान की ओर, फिर भूटान से हमारे असम जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। जी। आस-पास और कौन-कौन से गाँव हैं जिमीथांग के अलावा? जिमीथांग के अलावा हमारे पास में जाता है तो बीटीके जो खोबलेटिंग है, हुँ, तो उनका अभी नीचे जो रोड साइड में शिफ्ट हो गया है, खोबलेटिंग से ही है। इसके बाद तो वहाँ से जाता है नामचिरिंग और नामचिरिंग हमारा जो भूटान बॉर्डर पे पड़ता है, हुँ, वहाँ से बहता हुआ भूटान की ओर चला जाता है। जी, जी। अगर कोई जिमीथांग आना चाहे तो वो क्यों आए और कैसे आए ये बताइए? जिमीथांग तो बिल्कुल ही आना चाहिए और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और हमारा जो 1959 को जो हमारे परम पावन जी जो हमारे तिब्बत से जो नीचे आ रहे थे, तो पहला कदम इन्होंने शुभ कदम हमारे इंडिया के धरती पर हमारे इस जगह पे किंजामणि में रखा था। और उनका एक यहाँ पर एक फेमस मतलब मुख्यतः हमारा बहुत ही फेमस है अभी हिज होलीनेस का जो होली ट्री के नाम से हम लोग जानता है, एक पवित्र जो वृक्ष जो उन्होंने यहाँ पर एक मैं कहना चाहूँगा वो जब वृक्ष कैसे हुआ बना है, हुँ, होली ट्री कैसे बना है। हुँ, उन्होंने जब वहाँ तिब्बत से यहाँ आ रहे थे नीचे, तो उन्होंने एक अपना एक वॉकिंग स्टिक साथ हुँ, में हुँ, लेकर उन्होंने हुँ, आए थे। हुँ, तो जहाँ आकर 5 असम राइफल ने उनको रिसेप्शन यहाँ पर किया। रिसेप्शन करने यहाँ के गाँव के लोग अपने पूरे जोश के साथ, हुँ, खुशहाल के साथ उनको जब रिसेप्शन किया था, हुँ, तो चाय वगैरह पीने के बाद में हुँ, उनका जो स्टिक जो था, हुँ, तो उन्होंने एक पत्थर पे गाड़ दिया मतलब छोड़ दिया वहाँ हुँ, पर। हुँ, तो आज वो एक पवित्र एक वृक्ष बन चुका है, हुँ, वो वॉकिंग स्टिक जो है। हुँ, तो उसी को दर्शन के लिए आते हैं। तो मैं जितने भी यहाँ पर जो पर्यटक हैं, उनको मैं निवेदन करूँगा हाथ जोड़ कर कि आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पर। आने के बाद में आपके जो मनोकामना है, हुँ। आप बिल्कुल यहाँ पर अपना श्रद्धा के साथ यहाँ पर आप मनोकामना जो भी आपका इच्छा है, उसको आप यहाँ पर माँगिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए और यहाँ पर बहुत से लोग उसको प्राप्ति करके गया है। हुँ, तो यहाँ पर आना चाहिए। और हमारे पास बगल में ही 12 शताब्दी का जो लम्मा संगे प्रधार जी जो हमारे हुँ, जिमीथांग के एक जी। गाँव जो खरमन है, हुँ, वहीं के एक संगे प्रधार लम्मा संगे प्रधार जो है, एक अवतार था हमारे बुद्ध की। उन्होंने 12 शताब्दी में इसका निर्माण किया था। हुँ, तो कई सालों के बाद इसका निर्माण पूरा हुआ है। हुँ, आज वो एक हमारा एशिया कॉन्टिनेंट मैं कहूँगा कि पूरा विश्व भर में ही ये दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है गोरसम स्तूपा। जी। तो पहला जो हमारा नेपाल में है और सेकंड जो हमारा ये गोरसम स्तूप यहाँ पर है। और
तीसरा जो है भूटान में है, कहता है कि 3 स्ट्रीट ब्रदर्स कहते हैं। और मैं सभी से कहूँगा कि आप आइए, यहाँ आने के बाद में आपको बहुत ही मतलब आपका जो वेस्टेज नहीं होगा, आपका पैसा वसूल वाला हाँ, शायद पैसा वसूल वाला ही हाँ, होगा। हाँ। इसके बाद हमारा थोड़ा आगे जाता है तो गुरु पद्मा संभवा का बहुत बड़ा स्टैच्यू भी है। वो अम, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से अभी हमारा भारत 13 14 15 किलोमीटर आप पकड़ लीजिए। उसके बाद वहाँ से जिमिथांग वैली, हमारा जो पंक्चन का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है, आप वहाँ से भी देख सकता है। हुँ, तो यहाँ पर ब्लैक नेक क्रेन है, हमारे पास में रेड पंडा है, और बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देखकर आपको हुँ, यहाँ के गाँव का स्ट्रक्चर आप घर में जाके भी देखिए हुँ, और रहिए वहाँ पर, उनसे मिलिए। और यहाँ का पोशाक, यहाँ का जो हमारा जो पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य भी इतना अच्छा-अच्छा हुँ, है। तो आप लोग बिल्कुल आइए और देखिए, हुँ, यहाँ के लोग बहुत ही आपका हुँ, दिल से स्वागत करेंगे। बस जी, आप लोगों से मैं हुँ, बार-बार विनती करूँगा कि आप लोग आइए, जी। जिमिथांग आना चाहिए आपको। हाँ, लेकिन सर ये बताइए कि जिमिथांग जैसे कि लोग हैं, वो कैसे आ सकते हैं, ये भी बता दीजिए एक बार? जी, आपको अगर असम से होता है तो असम से तो तेजपुर या गुवाहाटी से तो बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पहुँच जाएँगे। लेकिन जो दूर से हैं, जो बाहर स्टेट, असम को छोड़ के बाहर स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, तो आप लोग पहले ट्रेन से भी आ सकते हैं गुवाहाटी तक, या फ्लाइट से भी आ सकते हैं गुवाहाटी तक। फिर गुवाहाटी से आप आना चाहो तो हेली से भी आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर ग्राउंड भी है हमारा तवांग में, हेलीकॉप्टर भी चलता है। तो आप हेली से भी आ सकते हैं तवांग, अगर नहीं है तो बस और सुमो से आप आ सकते हैं हुँ, और तवांग तक के लिए मिल जाएँगे। फिर तवांग से आप अपना गाड़ी है, अगर आप किसी होम स्टे में जिमीतांग में ठहरते हैं, तो हुँ, आप अपना गाड़ी से आ सकते हैं। फिर आप यहाँ ठहर के आप सीधा यहाँ से डायरेक्ट, बहुत से लोग टूरिस्ट आते हैं तो हुँ, ये दिरांग के लिए या बॉमडिला के लिए डायरेक्ट निकल जाते हैं। हुँ, तो अगर आपके पास अपना गाड़ी नहीं है तो आप तवांग से टैक्सी भी ला सकते हैं, लुमला से भी टैक्सी हायर करके आ सकते हैं। हुँ, अगर इसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो आप आना चाहता है आराम से, तो सुमो में भी आ सकते हैं। तवांग से हमारा टाटा सुमो डेली चलता है। हुँ, तो फिर आप लोगों का मतलब इसी तवांग से होके ही आपको आना है। फिर आने का हमारा 2 रूट है, आपको जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो भी टूरिस्ट आना हुँ, चाहता है हुँ, तो हुँ, हुँ। बहुत से गलत कर जाते हैं, इन लोग का ऊपर टिगोम्पा साइड से आ जाता है, जो तक्संग, जो हमारा शंगसर लेक है। जैसे हम लोग भी तो वहीं से आए थे। तो ये इस हुँ, साइड से आ जाता, अभी समर सीज़न है तो आप वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन विंटर सीज़न में ज़्यादातर वहाँ पर बर्फ़ की वजह से ब्लॉक हो जाता है, हाँ, तो रास्ता बंद हो जाता है। तो फिर अगर आप अपना गाड़ी लेके आ जाता है, अगर नाइट होल्ड नहीं है, तो फिर हमारा तवांग का जो टैक्सी जो है, टैक्सी चलाते हैं, जो बेचारा हुँ, रोज़ी-रोटी इनका वही है। तो अगर आप टैक्सी ले जाता है तो फिर टैक्सी अपना गाड़ी लेके आ जाता है तो फिर इनको थोड़ा-सा मतलब प्रॉब्लम हो जाएँगे। हुँ, तो इसीलिए अगर आपका गाड़ी लेके आते हैं अपना, तो इनसे परमिशन लेकर, आपको नाइट होल्ड है यहाँ पर जिमीतांग किसी होम स्टे में, तो आप आ सकते हैं यहाँ साइड से। लेकिन आपको मैं बताऊँगा कि जितना हो सके आप विंटर सीज़न में तो आप वहाँ से मत आइए, हुँ, हमारे लुमला से होके आइए आपको। मछली। लुमला से होके आएँगे तो लुमला में हमारा तारा देवी का बहुत बड़ा स्टैच्यू है, और हुँ, बहुत सारा सुंदर नज़ारा आपका लुमला में भी है। आप लुमला के लोगों से मिलिए आप। हुँ, इसके बाद फिर आना चाहो तो थोड़ा नीचे जाता है हमारा भूटान बॉर्डर में, तो वहाँ एक जंपा लगान करके हुँ, बहुत हुँ, बड़ा जंपा भगवान का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू है हुँ, भूटान बॉर्डर में। हुँ, तो उसको भी आप दर्शन कीजिए। फिर वो नीचे रोड से आप सीधा जिमीतांग के लिए नामसिंग हुँ, से भी आ सकता है। फिर जंपा लगान आपका भूटान बॉर्डर नहीं जाएँगे तो आप तारा देवी के दर्शन करके सीधा वहाँ से गिस्पू जी, होके, शक्ति होके, तो निकल के सीधा आप जिमीतांग आ सकते हैं। जी, जी। अच्छा दोस्तों देखिए बातचीत में आपको पता लगा होगा कि सर ने वृक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रकाश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ये वो हिंदी के शब्द हैं जो आपको यहाँ सुनाई देते हैं और आपको हैरानी से भर देते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के कई दूसरे स्टेट्स में जैसे मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ आपको ऐसी हिंदी सुनने को नहीं मिलती है। तो यहाँ के लोग अच्छी हिंदी बोलते भी हैं और समझते भी हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस हिंदी की अच्छी हिंदी बोलने की वजह क्या है और कैसे ये लोग हिंदी को इतना आत्मसात कर पाए अपने जीवनचर्या में? अ, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि आपने मतलब मेरे बातों को थोड़ा-सा मतलब आगे लेके आए। तो मुझे गर्व है कि यहाँ के हमारे जिमीतांग के लोग, जो आईएमए हो गया, जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, जो मेरा दादा-दादी हैं, हुँ, सभी लोग मतलब यहाँ के जिमीतांग के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी सभी लोग हिंदी अच्छी तरह से समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, हुँ, बस ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं, जैसे मेरे बुज़ुर्ग जो कहते थे कि हम मैंने इनसे पूछा था कि हिंदी आप लोगों को जब शुरुआत था, तो यहाँ पर जब मैंने जन्म यहीं पर लिया है, मुझे मरना-जीना यहीं पर है। तो जब मैं छोटा पढ़ रहा था, तो उस वक़्त मैं अपना दादा-दादी से यही पूछता था कि आप लोगों ने हिंदी कहाँ से सीखा? तो इन लोग बताते थे, अभी भी बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि उस ज़माने में तो हिंदी बहुत ही कम लोग जानते थे, तो कटा हुआ था, बिल्कुल दूर था।
किसी चीज़ से मतलब उसमें ताल्लुक नहीं था। तो यहाँ अपना खेती-बाड़ी करते थे, खाते थे, बस ऐसे ही रहते थे। तो धीरे-धीरे यहाँ पर बॉर्डर बना, इसके बाद आर्मी आए, यहाँ पर देश के मतलब जो सेना, हमारा भारतीय सेना, उन लोग जब आए, तो गाँव से होता हुआ निकलते थे। तो गाँव-गाँव में इन लोग जाते थे, तो उनसे जब बात करते थे, वार्तालाप होता था दोनों में, ऐसे बातचीत होता था। तो उस वक़्त जब हिंदी करते थे, उन लोग एक-दो को समझने लगा। तो धीरे-धीरे बढ़ने लगे, इसके बाद एसआईबी आए, एसबी आए। इसके बाद इन लोग धीरे-धीरे उससे भी और इनका रिश्ता जो बढ़ता गया, इसके बाद धीरे-धीरे समझने लगा और बोलने लगा धीरे-धीरे कुछ-कुछ। इसके बाद हमारे स्कूल आए 1964 में, फर्स्ट ये अभी जो सेकेंडरी बना हुआ है, ये मिडिल स्कूल 1964 में। तो यहाँ पर जो पढ़ाने का ज़रिया जो होता था, एक्चुअली अंग्रेज़ी में होता था, लेकिन उस वक़्त हमारे जो टीचर्स थे, पूरा बाहर के लोग थे। बाहर के टीचर था, हमारा यहाँ का अपना लोकल टीचर नहीं था। तो उस वक़्त टीचर्स के माध्यम से भी हम लोगों ने हिंदी को सीखा है। और यहाँ का टीचर्स गाँव-गाँव में घूमने जाते थे, वो हिंदी ही होता था। तो बच्चे भी गाँव जाते थे, फिर हिंदी में ही मतलब बातें होता था। तो बच्चा फिर अपने घर जाता था, फिर उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसका मतलब अभ्यास करने के लिए, फिर मम्मी-पापा से भी बातें करते थे। मम्मी-पापा भी धीरे-धीरे समझने लगता था। तो धीरे-धीरे स्कूल बढ़े, फिर प्राइमरी स्कूल बने, कई जगह पर फिर मिडिल स्कूल बना, स्कूल पढ़ा। फिर मतलब अब तो इतना मतलब समझने लगा कि आप ये नहीं बोलेंगे कि ये पढ़े-लिखे होंगे, आप ये समझेंगे कि ये पढ़े-लिखे होंगे, लेकिन पढ़े-लिखे नहीं है, लेकिन हिंदी यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं, समझ लेते सर हैं। मैं बताऊँ, आप लोग जो हिंदी बोलते हैं ना, वो दिल्ली और एनसीआर के जो लोग हिंदी बोलते हैं दिल्ली एनसीआर में, उनसे अच्छी हिंदी आप लोग बोल रहे हैं। वो लोग इंग्लिश बोलते हैं या तो गलत हिंदी बोलते हैं कई बार। खैर, दोस्तों हिंदी तो एक भाषा हुई जो देश को एक तरह से जोड़ रही है, लेकिन यहाँ की जो जड़ें हैं वो मोनपा ट्राइब और मोनपा संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो अक्सर लोग कम जानते हैं, समझते हैं मोनपा जो सभ्यता है उसके बारे में। तो सर से हम जानेंगे कि मोनपा कौन लोग हैं और मोनपा की जो संस्कृति है वो क्या है बेसिकली? जी, मोनपा में तो बहुत सारे हैं हमारे, जो खलक्तंग हो गया, हमारा दिरंग हो गया, जो वेस्ट कामेंग है वहाँ तरफ हो गया, हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो तवांग में मतलब हमारा मोनपा, तवांग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी है, वेस्ट कामेंग जितने भी मोनपास है, और भी बहुत सारा है अरुणाचल में। जो इनका बोली भाषा जो सिर्फ़ थोड़ा बोलने में थोड़ा-सा भाषा अलग है, लेकिन रहन-सहन और खाना-पीना, जो पोशाक पहनते हैं, सभी एक जैसा ही होता है। लेकिन थोड़ा-सा मैं तवांग का बोलूँ तो तवांग का मोनपा में थोड़ा हमारा जिमिथांग को पांगचिनपा बोला जाता है। तो इनका जो बोली होता है, तो डायलेक्ट जो हम कहते हैं, बोली जो है, पांगचिनपा बोली होता है। थोड़ा तवांग से थोड़ा-सा हार्ड होता है, थोड़ा-सा ये आपको बोलने में थोड़ा-सा, समझने में थोड़ा-सा तकलीफ लगता है। क्योंकि यहाँ के लोग का थोड़ा-सा पांगचिनपा भाषा जो थोड़ा अलग रहता है, और यहाँ का पहनने का पोशाक भी बिल्कुल अलग है। हमारे तवांग मोनपा से, बाकी मोनपा लोगों से अगर हम तुलना करते हैं, तो यहाँ का जो थोड़ा पोशाक पहनने का अलग सा रहता है। जैसे सर पे जो टोपी लगाते हैं, तो उसको लड़के लोग दोजुप जो बोला जाता है, वो यक के जो बाल से बनाया जाता है। और जो लड़कियाँ जो पहनते हैं, उसको सिरजा बोला जाता है, जो हमारे भेड़ के जो ऊन से बनाया जाता है, वो लाल और थोड़ा-सा ऑरेंज कलर में यह आपका, तो ये गेरुआ मतलब कलर में बना जाता है। इसके बाद जो याक के बाल से बना, उसमें मोर का जो पंख रहता है, उसको वहाँ पर लपेटा जाता है। जी, देखा मैंने। तो ये हमारे पंक्चन का पोशाक है, और पहनने का भी पूरा जूते से लेके पूरा अलग ही होता है। यहाँ का जो पारंपरिक और सांस्कृतिक जो नृत्य होता है, ये भी हर गाँव-गाँव में दिखाया जाता है। ये भी एक अलग ही है यहाँ का। बाकी तो अचिलमो जो हमारा एक नृत्य होता है, जो पारंपरिक नृत्य जो होता है, ये जो अचिलमो तो सभी का एक जैसा ही होता है, लेकिन पोशाक में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। और यहाँ का जो थोड़ा-सा हमारा जो पारंपरिक और खाना-पीना तो सभी का सेम ही है। थोड़ा-सा ये हमारा गाना गाना, और उसके बाद जो नृत्य करते हैं हम, और जो पारंपरिक जो सांस्कृतिक नृत्य जो गाँव-गाँव में करते हैं, वो थोड़ा-सा आपको देखने जी। में अलग लगेगा, पोशाक में भी थोड़ा-सा अलग लगेगा। दोस्तों अब एक आखिरी सवाल है। हम आज से लगभग 60 साल पहले चलते हैं और 60 साल पहले या कितने साल हो गए 62 को? 1962 को तो हो आगे गए ही हो गया। 63-64 साल हो गए। तो दोस्तों हम चलते हैं आज से 64 साल पहले, जब 1962 का युद्ध हुआ था और चीन ने इसी रास्ते से एक तरह से प्रवेश किया था, चीन की सेना ने भारत में, और वो तवांग के आगे बॉमडिला तक पहुंच गए थे और ये भी खतरा हो गया था कहीं कहीं वो तेजपुर तक ना आ जाएं। और लेकिन फिर वो यहाँ से लौट भी गई अजीब और गरीब ढंग से। तो सर उस टाइम 1962 में क्या हालात थे, आपने क्या सुना है, क्या किससे सुना है आपने? जी, 1962 के बारे में तो मुझे इतना तो जानकार नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत इच्छुक है कि मैं भी उसके बारे में जानूँ। तो मैंने मतलब अपने बुज़ुर्गों से पता लगाया, तो हमारे
यहाँ गांव के बुज़ुर्ग हमारा जो मुखियागण है जो यहाँ के स्पेशली मैं कहना चाहूँगा मेरा जो पहला स्कूल था जो लुम्पू स्कूल तो वहाँ के जी बी अचनावंग छोटा जी उनका काफ़ी जानकार है और यहाँ के हमारा मुचुट गांव के सिंगडुंडू जी उनसे भी पता लगा खरमन के अचवांगचो है और हमारा शोकसन के लामा तानजिन जी है और उसके बाद संगे सितन जी सब जी बी लोगों से मैं पूछता था तो उन लोगों से सुनने में मिला है कि 1962 में आर्मी लोग से थोड़ा सा मैं सुना उन लोगों से भी कि हमारे जीवितांग जो अभी हिसोलिंडस जहाँ से पधारे थे किंजामणि जो जगह बोलते हैं वहाँ से और हमारे बुमला पोस्ट से दो जगह से हमारा यहाँ पर तवांग में अटैक हुआ था तो वहाँ से अटैक करके इन लोगों ने यहाँ से निकला था क्यों हमारे पास में इंडियन आर्मी तो थे हमारे पास में लेकिन जितना उनके पास टेक्नोलॉजी था एडवांस टेक्नोलॉजी था उनके पास हथियार जो मॉडर्नाइज मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने अटैक किया था उतना हमारे पास था नहीं हम इतना डेवलप नहीं कर पाए थे उस वक्त तो इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा पीछे हटना पड़ा इतने हम हारे भी नहीं थे कि इनका मतलब अटैक अचानक उन लोग ने करके आए धोखा दिया था तो इस तरह से उनका जो अटैक जो करके आया था तो हम लोगों को मतलब टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण और हमारे पास इतना सारा एडवांस नहीं था तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पीछे हटना पड़ा था लेकिन बाद में इनको जाना ही पड़ा क्योंकि इन्होंने धोखे से ही हमला किया था हमारे ऊपर में तो इसलिए उनको वापस जाना पड़ा तो यही सुनता था मतलब भाषा के बारे में ज़्यादा तो नहीं सुनता क्योंकि इन लोग यही बताते मतलब बुजुर्ग लोग हमारा जो जिंदगी जीवी से इन लोग यही बताता है कि हम लोग पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था और हम लोग पास इतना ज्ञान भी नहीं था कि हम लोग पे बंदूक चला पाए और हम देश की सेवा कर सके उतना हमारे पास हथियार नहीं था और हम लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं हुआ करता था लेकिन आजकल तो होमगार्ड ट्रेनिंग हो गया अभी हर जगह पे आपको बंदूक पे सबका अपना देशभक्ति देश प्रेम के बारे में बताया जाता है तो अच्छा, घर में दिया गया है। तो पहले एक होमगार्ड ट्रेनिंग होता था जो एसएसबी के थ्रू से गांव में ट्रेनिंग दिया जाता था अब तो बहुत से लोग जो हमारे बुजुर्ग गांव के जो बूढ़ा बूढ़ी है हमारे दादा दादी उन लोग भी बंदूक चला लेते हैं अब तो अगर ऐसा तो मौका नहीं मिलेगा अगर होता है तो हमारे सभी गाँव के लोग बच्चे से लेके पूरा बुजुर्ग बूढ़े तक तैयार है कि हम अपने देश के साथ मुकाबला करें बस अच्छा, तो यहाँ की फसलें क्या-क्या हैं जो फसलें यहाँ उगती हैं? फसलें यहाँ पर जो हमारा कोदो बोलता है जो मिलेट बोलता है कोदो इसके बाद गेहूँ इसके बाद हमारा जो हम क्या बोलेंगे इसको जो बोलते हैं ना मकई जो होता है मकई उगते हैं और इसके बाद सब्जियां तो विभिन्न प्रकार की सब्जियां आप यहाँ पर उगा सकते हैं और धान इन लोग यहाँ के लोग लगाते नहीं है धान का भी एक कहानी होता है मैं सुनने की कोशिश किया था लेकिन पहले लगाते थे यहाँ से नीचे हमारा ही गांव में मुचुर गांव में धान लगाते थे लेकिन धान का फसल जो बहुत कम होता था यहाँ पर इसलिए लोग इतना लगाते नहीं उसमें बहुत मेहनत ज़्यादा था तो इन लोग मरुआ ज़्यादा लगाते हैं यहाँ का मरुआ का जो हमारा जन बोलते हैं यहाँ का फेमस एक खाना है हमारा जन जन वो खाते थे और ज़्यादातर यहाँ के लोग फसल से अपना जो डेली यूज़ के लिए जो अभी खेती बाड़ी पे डिपेंड था पहले ज़माना में तो कुछ पैसा का वो था ही नहीं खेती बाड़ी करते थे उसी से खाते थे और कुछ लोग हमारे यक और गाय पे भरोसा पे रहता था तो यक हर्डर्स यहाँ पर है तो बस हमारा जो खेती से यही गेहूँ होता था मकई होता था इसके बाद हमारा जो मरुआ होता था जो हम ये खरे कहते हैं अपने भाषा में तो ये चीज़ें उगता था और सब्जी विभिन्न प्रकार की सब्जी हम यहाँ उगाते थे तो इसी से इन लोग बस खाते थे अपना मस्त में रहते थे जी, जी। तो दोस्तों इन सभी बातचीत की जो जड़ है, जो आप यहाँ जो सौहार्द देखते हैं, जो लव देखते हैं, प्रेम देखते हैं लोगों के बीच में, उन सब की जड़ है बौद्ध धर्म की शिक्षा और उसका सही तरीके से लोग जो पालन कर रहे हैं। यहाँ आके मैंने यही सीखा है कि आप किसी भी धर्म को मानिए लेकिन उसका सही तरीके से पालन करना बहुत बड़ी चीज़ है और अगर मैं जिस धर्म को मानता हूँ, अगर मैं उसका पालन नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा उस धर्म को मानना बेकार है। तो मैंने यहाँ के लोगों से मैंने यही सीखा है और इसी भाव के साथ हम इस इंटरव्यू को विराम देते हैं। जिमी थांग की अपने इस डॉर्जी नेमाज सर के साथ बातचीत को विराम देते हैं। सर का एक होम स्टे है यहाँ पर, हम उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। आप जब भी आएँ तो न्यामचांगचू नदी के जस्ट किनारे पर वो स्थित है, आप उसे बुक करें फ़ोन नंबर से और बहुत ही शानदार लोकेशन है, आपको यहाँ आकर आनंद आ जाएगा। थैंक यू सो मच।